Good morning, students. I am Rajni, your science teacher in DAV Police Public School, Kethel. Welcome to the class. So, we are on the chapter Synthetic Fiber and Plastic. So, before starting the chapter, I want to remember you one thing. आपको अगर याद हो, आपने 2 अक्टूबर को लास्ट ईयर स्कूल में एक ओथ ली थी. याद है बच्चों आपको? आपने क्या ओथ ली थी? आपने ओथ ली थी ऑफ नॉट यूजिंग द प्लास्टिक बैग्स, कि हम प्लास्टिक बैग्स जो है वो यूज़ नहीं करेंगे. तो क्या आप अपनी ओथ जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं? क्या आप अपनी प्लास्टिक्स बैग्स को जो यूज़ है उस पर बैन कर दिया है आपने कहा था कि जब हम मार्केट जाया करेंगे तो हम क्लॉथ बैग लेके जाया करेंगे या जूट बैग लेके जाया करेंगे, प्लास्टिक बैग्स नहीं लेके जाया करेंगे. We have discussed about this problem, and again in the last of the chapter we will again discuss this problem. So as we are on the chapter synthetic fiber and plastic, we have studied about the natural and synthetic fiber in the last video. About the synthetic fiber, we have studied the two synthetic fiber, rayon and nylon. So we are continuing the chapter with the synthetic fiber. The next synthetic fiber is terylene. टेरिलीन इज़ द सिंथेटिक फाइबर विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ. जो आपके अम्ब्रेला हैं, रेनकोट्स हैं, जो बोट होती है उसमें सेल के लिए जो क्लॉथ लगा होता है, दैट इज़ मेड ऑफ टेरिलीन. ये जो क्लॉथ है ये टेरिलीन का बना होता है. टेरिलीन का बना होने के कारण इसके पीछे रीज़न है कि ये इलास्टिक है, इसकी ड्यूरेबिलिटी यानी कि ये लॉन्ग टाइम तक चलता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है. रिंकल रेजिस्टेंस है एंड मोथ रेजिस्टेंस है. मोथ यानी कि इसके ऊपर कीड़े नहीं लगते, मोथ रेजिस्टेंस है. तो इसीलिए ये यूज़ होता है. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक. इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. इज़ देयरफॉर यूज्ड फॉर मेकिंग सेल, फॉर बोट, फॉर मेकिंग रेनकोट, फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर होम फर्निशिंग आल्सो. इसी के साथ टेरिलीन के मिलाकर अगर हम वूल के साथ मिलाते हैं तो टेरिलीन के लिए टेरी वूल बन जाता है. टेरी सिल्क के साथ मिला के टेरी सिल्क बन जाता है. इसी तरह से उसको अगर हम कॉटन के साथ मिलाते हैं तो टेरी कॉट बन जाता है. तो टेरिलीन का यूज़ हम वूल, सिल्क और टेरीकोट बनाने में भी कर सकते हैं बाय मिक्सिंग द टेरिलीन विद वूल, सिल्क एंड कॉटन. तो दिस इज़ आवर नेक्स्ट फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, दैट इज़ टेरिलीन. Now we go to the next fiber, that is PET. Full form of PET is polyethylene tetraethylene. P साइलेंट होगा यहाँ पे. टेट्राथाइलेट और टेट्राथाइलीन भी बोलते हैं. टेट्राथाइलेट as you have written in the book, टेट्राथाइलेट. polyethylene tetraethylate is our next synthetic fiber. ये वो सिंथेटिक फाइबर है जो आपकी बॉटल्स वगैरह बनाने में, जूस की बॉटल, ऑयल की बॉटल, ड्रिंकिंग वाटर की बॉटल्स बनाने में यूज़ होता है. इट इज़ अ सिंथेटिक पॉलीमर कॉमनली यूज फॉर मेकिंग बॉटल एंड बॉक्सेस. बॉटल और बॉक्सेस बनाने में ये यूज़ होता है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कंटेनर फॉर पैकेजिंग फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स. पेट बॉटल्स आर कॉमनली यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर सेलिंग ऑल काइंड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑयल एंड अदर फूड मटेरियल. ये सारे आप यहाँ पे इसके डिफरेंट आर्टिकल्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं. तो these are the bottles which is used for packaging things. These are made up of PET, polyethylene tetraethylate. PET की बनी होती हैं. PET is a synthetic fiber. Now going to the next is acrylon. acrylon और acrylic fiber, इसको हम एक्रेलिक फाइबर बोलते हैं. एक्रेलिक फाइबर, दिस आर द सिंथेटिक फाइबर विच अपीयर टू बी रिजेंबल लाइक वूल. जो वूल की तरह दिखता है, जो वूल की तरह लगता है. जो आप स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल्स पहनते हैं विंटर सीजन में, उसमें से कुछ तो नेचुरल वूल की बनी होती है मगर कुछ नेचुरल वूल की नहीं बनी होती हैं. दे आर रिजेंबल लाइक द वूल बट दे आर मेड अप ऑफ एक्रिलीन फाइबर. तो वूल जो है वो थोड़ी सी महंगी होती है, तो उसके कंपैरेटिवली जो थोड़े से रीज़नेबल कम रेंज के जो शॉल, स्वेटर्स बनती हैं, दे आर मेड अप ऑफ एक्रेलिक फाइबर और एक्रिलॉन. यूजेस ऑफ एक्रेलिक फाइबर, दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैंकेट विच आर वेरी लाइट and quite have the same warmth as the woolen blanket.
आर्टिकल मेड अप ऑफ एक्रेलिक फाइबर आर रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव एंड अवेलेबल इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर। तो यहाँ पर हमने ये सारे जो हैं सिंथेटिक फाइबर पढ़े हैं। हमने यहाँ पर 5 सिंथेटिक फाइबर पढ़े हैं। जो हमने फर्स्ट पढ़ा था वो था रेयॉन जो कि सिल्क की तरह दिखता था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था नायलॉन जो था वो फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर था। नायलॉन इज़ द वर्ड कम फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड लंदन। थर्ड हमने अभी पढ़ा था टेरिलीन जो कि वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अम्ब्रेला, रेनकोट एक्सेट्रा। द नेक्स्ट इज पेट which is used for making bottles, and the last one is acrylon और acrylic fiber। तो ये आपने यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर पढ़े हैं। आप सिंथेटिक फाइबर जो हैं ये नेचुरल फाइबर के कंपैरेटिवली कैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या एडवांटेजेस हैं, ये पहले भी आप पढ़ चुके हो। नेचुरल फाइबर के कंपैरेटिवली सिंथेटिक फाइबर की क्या इंपॉर्टेंस है। दे आर लॉन्ग लास्टिंग एंड लस्ट्रस, दे आर लास्ट लॉन्गर एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। ये लस्टर्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा चमकीले होते हैं। इनकी लाइफ जो है वो नेचुरल फाइबर के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। नेचुरल फाइबर पे मोथ वगैरह जो है, कीड़े वगैरह, वो जल्दी लगते हैं एज़ कम्पेयर टू द सिंथेटिक फाइबर। दे आर ईजी टू क्लीन, दे ड्राई ईजी क्विकली, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं करते वाटर को तो ये जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। दे डू नॉट रिंकल एंड देयरफॉर नीड अ वेरी लिटिल आयरनिंग। इनके ऊपर रिंकल ज़्यादा नहीं पड़ते तो इनको प्रेस करने की नीड नहीं होती। दे डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग एंड दे आर लेस एक्सपेंसिव दैन नेचुरल फाइबर। तो ये हैं सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेस ओवर द नेचुरल फाइबर। यहाँ पे इसको एक एक्टिविटी की फॉर्म में ये भी दिखाया हुआ है कि हाउ दे आर ड्राई क्विकली कैसे होते हैं। इन्होंने क्या किया है कि एक मग के अंदर पानी रख के उनके अंदर अलग अलग मग्स में अलग अलग फाइबर्स जो हैं वो डिप किए हैं, और फिर उनको फाइबर्स को निकाल कर इन्होंने देखा है कि जो मग में पानी रह गया वो सिंथेटिक फाइबर वाले मग में तो ज़्यादा है और नेचुरल फाइबर वाले ने मग में कम पानी है, क्योंकि नेचुरल फाइबर ने ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब किया है। अभी उसको सुखाएंगे तो देखते हैं कि नेचुरल फाइबर जो है वो टाइम ज़्यादा लेता है सूखने में और सिंथेटिक फाइबर कम लेता है। तो ये यहाँ पे इन्होंने दे ड्राई क्विकली के लिए ये इन्होंने यहाँ पे एक एक्टिविटी की है। इसके अलावा एक और एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, टू चेक द टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है कि फाइबर कितना स्ट्रॉन्ग है। सिंथेटिक फाइबर जो है वो नेचुरल फाइबर के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनकी जो स्ट्रेंथ है यानी कि उनकी जो स्ट्रॉन्गनेस है उसको जज करने के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नेचुरल फाइबर यानी कि कॉटन थ्रेड के हैंग करके उसके एंड पर इन्होंने एक पैन को थ्रेड के साथ जो है वो लगा दिया है, पैन को लटका दिया है। तो पैन आपको पता है हैवी होता है। नेचुरल फाइबर के साथ इन्होंने जो पैन लटकाया उसका वेट बढ़ाते गए हैं, बढ़ाते बढ़ाते वो थ्रेड जो है वो टूट गया। फिर इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट सिंथेटिक थ्रेड के साथ किया। सिंथेटिक थ्रेड जो है वो नेचुरल थ्रेड के कंपैरेटिवली ज़्यादा हैवी वेट को उठा सकता है, तो इट मीन्स उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है। तो ये इन्होंने जज किया थ्रेड के साथ वूल, नायलॉन, टेरिलीन, रेयॉन के कंपैरेटिवली इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करके एक टेबुलर फॉर्म बनाई है ये देखने के लिए कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो किसकी ज़्यादा है। अब ये तो हमने पढ़ी थी एडवांटेजेस, जिसमें हमने ये 2 एक्टिविटी भी करी कि नेचुरल फाइबर जल्दी नहीं ड्राई होते, सिंथेटिक फाइबर जल्दी ड्राई हो जाते हैं। नेचुरल फाइबर जल्दी टूट जाते हैं, सिंथेटिक फाइबर देर में टूटते हैं। तो इसका मतलब है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो सिंथेटिक फाइबर की ज़्यादा है। जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो अगर हम उनके कपड़े भी पहनते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक चलेंगे। मगर इनके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं सिंथेटिक फाइबर की। वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट लो है। इसका मतलब कि वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, जल्दी से आग पकड़ के वो मेल्ट हो जाते हैं। जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है इसका मतलब कि वो जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं, जल्दी वो टेम्परेचर को गेन करके मेल्ट हो जाते हैं। तो इट इज़ देयरफॉर एडवाइजेबल टू वियर सिंथेटिक क्लोथ, इसीलिए सिंथेटिक क्लोथ को किचन में काम करते वक्त नहीं पहनना चाहिए। इट इज़ देयरफॉर नॉट एडवाइजेबल टू वियर सिंथेटिक क्लोथ वाइल वर्किंग इन द किचन। सिमिलरली नेक्स्ट इन्होंने डिसएडवांटेजेस दी है कि जो नेचुरल क्लोथ हैं ये एब्जॉर्ब नहीं करते स्वेट को। आप जब गर्मियों में अगर सिंथेटिक क्लोथ कभी पहनते हो तो आप देखते हो कि कॉटन क्लोथ जो हैं वो तो पसीना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मगर सिंथेटिक क्लोथ जो हैं उसके अंदर पसीना रह जाता है और वो आपको अनकंफर्टेबल लगता है।
तो ये सेकेंड डिसएडवांटेजेस हैं उसकी। थर्ड है सिंथेटिक क्लोथ आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब आपको पता है, बायो यानी कि लाइफ और डिग्रेड यानी कि छोटे फॉर्म में चेंज हो जाना यानी डिकम्पोज हो जाना। डिकम्पोज किससे होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो बायोडिग्रेडेबल यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज हो जाने के प्रोसेस को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। सिंथेटिक फाइबर जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नेचुरल फाइबर जो है वो बायोडिग्रेडेबल हैं। तो सिंथेटिक फाइबर जो हैं बायोडिग्रेडेबल ना होने की वजह से वो पॉल्यूशन फैलाते हैं, दे कॉज अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन। तो दीज आर द disadvantages of synthetic fiber. Now come to our next topic. हमारा चैप्टर था synthetic fiber and plastic. Then we come to the next topic that is plastic. प्लास्टिक जो है सिंथेटिक फाइबर की ही तरह, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर आर मेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट यूनिट कॉल्ड मोनोमर। ये भी मोनोमर से बने हैं, मगर यहाँ पर जो मोनोमर का अरेंजमेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट चेन में ही हो। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है ना स्ट्रेट चेन, तो ज़रूरी नहीं है वो स्ट्रेट चेन में ही हो। वो जो अरेंजमेंट है वो दो तरह से है, दिया हुआ है यहाँ पर। प्लास्टिक्स are the polymer simple molecule monomer. Their arrangement of the simple molecule in the different polymer is not quite the same type. There are certain plastics or the monomer are arranged in the certain straight chain. Such plastic are said to be the linear arrangement. Straight का मतलब आपको पता है linear यानी कि linear arrangement होता है, straight arrangement है तो उसको हम कहते हैं linear arrangement। तो उनको प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक, जिनके अंदर लीनियर अरेंजमेंट है यानी कि मोनोमर्स जो हैं वो सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन के अंदर एक दूसरे से अटैच्ड हैं। तो सच टाइप ऑफ प्लास्टिक्स आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। जो फर्स्ट प्लास्टिक है आपको पता है वो इन्वेंट किया गया बाय अलेक्जेंडर पार्कर इन 1862 और उसने प्लास्टिक को प्लास्टिक नाम नहीं दिया था, उसने प्लास्टिक को नाम दिया था पाक्सिन। प्लास्टिक को उसने नाम दिया था पाक्सिन। तो ये फर्स्ट इन्वेंटेड जो था वो हुआ था बाय अलेक्जेंडर पार्कर, तो इसलिए पार्कर से नाम आ गया उसका पाक्सिन। तो ये था हमारा प्लास्टिक में थर्मोप्लास्टिक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जब क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है, जैसे यहाँ की आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, जब क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है तो उस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। Some plastic, the monomers are cross-linked. Such plastic are said to have the cross-link arrangement. They are generally known as thermosetting plastics. अब ये जो हैं ये सिंथेटिक प्लास्टिक्स हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था अभी सिंथेटिक फाइबर, ये सिंथेटिक प्लास्टिक है। तो सिंथेटिक फाइबर जैसे हमारे लिए नेचुरल फाइबर के कंपैरेटिवली ज़्यादा एडवांटेजेस थे, तो यहाँ पे भी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं सिंथेटिक फाइबर की। सिंथेटिक फाइबर का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लाइट वेट होता है इनका। नेचुरल प्लास्टिक का वेट हैवी होता है, तो उनके कंपैरेटिवली इनका वेट जो है वो लाइट होता है। सेकेंड, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ अभी आपने पढ़ी थी यानी कि स्ट्रॉन्गर होना, तो ये भी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है यानी कि ये भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल प्लास्टिक। सिंथेटिक प्लास्टिक कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वेट विदाउट ब्रेकिंग। बिना टूटे ये ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द थ्रेड ऑफ synthetic plastic can withstand more weight as compared to the thread of cotton of the same thickness. नेक्स्ट, रेजिस्टेंस टू केमिकल। केमिकल का कोई इफेक्ट नहीं है, इसके अंदर आप एसिड भी स्टोर कर सकते हैं। इस तरह के प्लास्टिक्स की बॉटल्स में और एसिड भी स्टोर करते हैं तो उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं होता। तो सिंथेटिक प्लास्टिक जो हैं दे आर रेजिस्टेंस टू केमिकल्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है यानी कि ये भी बायोडिग्रेड नहीं होते। तो दैट इज़ दे डू नॉट विदर लाइक नेचुरल फाइबर, ये नेचुरल फाइबर की तरह टूटते नहीं हैं जल्दी से। लस्ट्रस एंड कलरफुल, ये भी लस्ट्रस होते हैं, ज़्यादा चमक वाले होते हैं और अलग अलग कलर के होते हैं। नॉन कंडक्टर, कंडक्टर नहीं होते हीट या इलेक्ट्रिसिटी की। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक प्लास्टिक। तो यहाँ पे एक आपको नाम पढ़ाने जा रहा शायद कि टेफ्लॉन है, TEFLON, टेफ्लॉन, सॉरी ये है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है वो एक तरह का स्पेशल प्लास्टिक है। टेफ्लॉन जो है वो एक टाइप का हमारा स्पेशल प्लास्टिक है, जिसके अंदर प्लास्टिक के अंदर जो है
आप नॉर्मली आप पढ़ते हो एक स्पेशल प्लास्टिक है ये, जो ऑयल और वाटर जो है जिसके ऊपर स्टिक नहीं होता। आपने टेफ्लॉन के ग्लास देखे होंगे या नॉन स्टिकी कुकवेयर्स में ये यूज़ होता है। जैसे कि आपके नॉन स्टिक तवा होता है, इसके ऊपर ऑयल और वाटर जो है वो स्टिक नहीं होता, तो इट इज़ नॉन स्टिक कोटिंग ऑन द कुकवेयर। ये कुकवेयर्स के ऊपर नॉन स्टिक कोटिंग बनाने की काम आता है। इसी तरह से सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक्स आर जनरली कैच फायर ईजिली। आपको पता है, हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं, मगर मेलामाइन जो है वो एक तरह का प्लास्टिक है जो फ्लेम रेजिस्टेंस है, यानी कि जो कैच नहीं करता फायर, इसीलिए वो फायरमैन की यूनिफॉर्म्स बनाने में यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये आप दो जो है क्वेश्चन बन जाते हैं कि नॉन स्टिक की कोटिंग में कैसे यूज़ होता है सिंथेटिक फाइबर, और यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि अगर सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो कैच फायर करते हैं तो फिर मेलामाइन जो है वो फायरमैन्स की यूनिफॉर्म में क्यों यूज़ होता है, बिकॉज इट इज़ फ्लेम रेजिस्टेंस, वो कैच फायर नहीं करता है। तो टाइप आपने पढ़े हैं अभी सिंथेटिक प्लास्टिक के, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक आपने पढ़ा था लीनियर अरेंजमेंट होता है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स का, एंड दे कैन बी डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी रीमोल्डेड इनटू न्यू शेप। इसको हम हीट करते हैं तो ये अपनी शेप जो है वो जल्दी से डिफॉर्म कर लेती हैं, यानी कि आप इनको हीट करते हो तो ये पिघल जाते हैं बहुत जल्दी, और फिर वापस इनको दूसरी नई शेप दे सकते हैं हम। तो प्लास्टिक जो हैं इनका लीनियर अरेंजमेंट होता है और दे डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी रीमोल्डेड इनटू न्यू शेप। इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन और टेरिलीन, दीज आर द थर्मोप्लास्टिक। सेकेंड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अभी आपने पढ़ा था कि क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। दीज प्लास्टिक्स कैन नॉट डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग, ये हीट करने पर जल्दी से डिफॉर्म नहीं होते और इनको दोबारा रिमोल्ड भी नहीं कर सकते, हम इसको दोबारा कोई नई शेप भी नहीं दे सकते। बेकेलाइट और मेलानाइन, अभी आपने मेलानाइन पढ़ा था जो कि फायर रेजिस्टेंस था, तो बेकेलाइट और मेलानाइन जो है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल स्विचेस और हैंडल्स ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स जो हैं दे आर मेक ऑफ बेकेलाइट। ये जो आपके घरों में स्विच बोर्ड्स लगे होते हैं इनके अंदर जो बटन्स हैं, जो आपके कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, इनके जो हैंडल हैं ये बेकेलाइट के बने होते हैं। और मेलानाइन resist fire and can tolerate heat better than the other plastic. It is therefore used for making kitchenware and fabric which are resistance fire. यहाँ पे ये हमारे आ गया, ख़त्म होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक में आपने टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक पढ़े हैं, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में डिफरेंस है इनके मोनोमर का अरेंजमेंट का। थर्मोप्लास्टिक में लीनियर अरेंजमेंट है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। अभी जो हमने यहाँ से स्टार्टिंग पे गए थे कि प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, हमें प्लास्टिक क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, हमें प्लास्टिक क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, आपको मार्केट में परचेजिंग के लिए जूट या फिर कॉटन बैग को क्यों लेके जाना चाहिए, उसके पीछे रीज़न है कि जो हमारे प्लास्टिक हैं दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी कि वो बायोडिग्रेड नहीं होते हैं, जिससे कि हमारे एक नेचुरल एनवायरनमेंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। वो एनवायरनमेंट में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आप पहले भी हम इस बात पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम उनको गार्बेजेस में फेंक देंगे, उनका डिस्पोजल जो है अगर हम गार्बेजेस में कर देंगे तो बैक्टीरिया उनको नहीं खाएंगे, वो नेचुरल तरीके से बायोडिग्रेड नहीं होंगे। और इसी तरह से अगर आप उनको डाल देते हैं ड्रेनिंग के अंदर तो वो ड्रेन्स को चॉक कर देंगी। अगर आप उनको डिस्पोज कर देते हैं सड़क पर या कहीं और तो उनको काऊ या कोई एनिमल अगर खा लेगा तो वो उसके भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये जो है आपका प्लास्टिक बैग्स जो हैं ये उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाकर उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी चॉक कर देंगे और जिससे उनकी डेथ भी हो सकती है। तो अगर इनको हम जलाते हैं तो उससे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, तो इसको कहीं किसी भी तरह से डिस्पोज करना जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए ये दे कॉज डैमेज टू प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट जो है एक बहुत बड़ी डैमेज क्रिएट करता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने रोड्स के ऊपर जनरली सीवरेज सिस्टम में इनको ना फेंकें, इनका यूज़ कम करें। ये जो है हम घरों के अंदर अगर हमारा आता भी है नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक फॉर्म में आता भी है तो हम उनको अलग अलग तरीके से डिस्पोज करें।
Okay बच्चों, please do care about the plastic. So there our chapter synthetic fiber and plastics completed. Next we will do the part D and E. Okay, thank you.